Welcome. We are going to start with chemical thermodynamics. Word thermo is related to heat. मतलब यहाँ पे क्या है कि dynamics, the word dynamics is in reference to the thing which is continuously going on. मतलब जो working condition में उसको हम लोग word dynamic use करते हैं. जैसे equilibrium है तो equilibrium किसको बोलते हैं? When a reversible reaction is there. Reversible reaction के अंदर क्या होता है? Forward मतलब जो reactants होते हैं they react with each other to form the products. At the same time जैसे जैसे प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है दे डू हैव देयर ओन वे ऑफ रिएक्टिंग विद ईच अदर टू फॉर्म द रिएक्टेंट बैक, है ना. तो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये कैसा है? इट गोज ऑन कंटिन्यूसली, कभी रुकने वाला नहीं है. तो है ना, जब इक्विलिब्रियम अगर किसी का अटेंड हुआ, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विल गेट स्टेबलाइज्ड, लाइक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो सेम हो जाए अगर, तो फिर वो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम. और डायनामिक इक्विलिब्रियम हम कब बोलेंगे? क्योंकि इसको क्यों बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन जो रुकने वाली नहीं, इट्स गोइंग टू कंटिन्यू फॉर ऑल द टाइम इवन इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज सेम. इसलिए वर्ड हमने क्या किया, यूज किया डायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना. तो यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स इज रिलेटेड टू द हीट, स्टडी ऑफ द हीट चेंजेस. एंड एज हीट चेंजेस किसके रेफरेंस में है? केमिकल. दैट मीन्स व्हेनेवर द केमिकल रिएक्शन अपीयर्स एट दैट टाइम, उस समय होने वाले थर्मल चेंजेस, टेम्परेचर में आने वाले चेंजेस, अबाउट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. अब यहाँ पे ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस जो होती है उसके अंदर क्या होता है? मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं, कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं. एंड वी नो दैट वेन एवर द बॉन्ड इज फॉर्म, तब क्या होता है? एनर्जी इज रिलीज, है ना. कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको रिलीज करनी पड़ती है सो एज टू गेट स्टेबलाइज्ड. चाहे वो किसी भी टाइप का बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, व्हाटएवर टाइप ऑफ बॉन्ड इट मे बी. लेकिन व्हेनेवर ए बॉन्ड इज फॉर्म सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट बाय ऑल द कंबाइनिंग एटम्स. जो भी कंबाइनिंग एटम्स होंगे जिनसे वो मॉलिक्यूल बन रहा है, वो क्या करेंगे? अपनी जो टोटल इंटरनल एनर्जी है उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज करेंगे एंड देन द बॉन्ड विल बी फॉर्म. और वैसे ही जब उसी बॉन्ड को हमें तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? जो जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी उन्होंने रिलीज की थी, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब. वो फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल चेंजेस क्या है? दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द हीट, टेम्परेचर चेंजेस, है ना. हीट का लेना देना कुछ ना कुछ चलता है. इवन सोल्यूशन वाली जो बात हमने पहले डिस्कस की हुई है कि सॉल्यूशंस जब बनते हैं, इवन इफ इट इज सेड टू बी अ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज हम कह रहे हैं उसको कि ए सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, बट स्टिल दैट इज आल्सो ए हीट रिलेटेड फिनोमिनन. मतलब वहाँ पे भी हीट का एब्जॉर्प्शन, हीट का इवोल्यूशन ये होता है ना. तो कुल मिला के ये है कि ये जो चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं ये इसके अंदर क्या है? ऑल ऑफ देम आर इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. कभी कभी हमें दिखाई देते हैं, समझ में भी आते हैं चेंजेस, समटाइम्स वी मे नॉट नोटिस देम, हमें वो दिखाई ना दे, बट स्टिल देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. नॉर्मली मैक्सिमम टाइम के अंदर वो हीट के फॉर्म में होती है. इन सम अदर एग्जांपल्स, लाइक अगर हम लोग कंबशन की बात करें तो कंबशन में क्या हो रहा है कि भाई आप सब्सटेंस को यू आर ऑक्सीडाइजिंग दैट सब्सटेंस, दैट मीन्स ट्रीटिंग दैट सब्सटेंस विद दी ऑक्सीजन. तो उसमें क्या हो रहा है कि जो नए बॉन्ड्स बन रहे हैं उसमें हीट एंड लाइट बोथ दी कंपोनेंट्स आर फॉर्म्ड, है ना. हीट भी बन रही है, लाइट भी बन रही है. तो दैट विल सी इन डिटेल लेटर, बट इन जनरल अगर हम समझें तो कुल मिला के जितने भी चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं और वट एवर chemical changes are occurring, they are always associated with the heat, either the absorption of the heat or emission of the heat. So in this lesson we are going to focus about the same, है ना. उसी की डिटेल्स हम लोग देखेंगे किस तरीके से एनर्जी चेंजेस होते हैं एंड हाउ टू कैलकुलेट देम प्रैक्टिकली. क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग थियोरेटिकली सिर्फ सुनना और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, देयर इज अ टोटल डिफरेंस इन दिस टू कॉन्सेप्ट्स, है ना. छोटी क्लास में हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बताया गया कि ये चीज़ ऐसी होती है ना. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस हमें समझा दिया, बट नाउ एट दिस लेवल हायर क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके अंदर जो रियल चेंजेस होने वाले हैं उनके बारे में डिटेल हम स्टडी करेंगे. हाउ दे आर स्टडीड इन द लेबोरेटरी, हाउ साइंटिस्ट केम टू नो कि ये चेंजेस कैसे हुए हैं, उसकी डिटेल हम लोग यहाँ पे देखेंगे. फॉर दैट इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू डील विद डिफरेंट लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेसन के अंदर देखेंगे. बट बिफोर गोइंग फॉर दैट कुछ टर्मिनोलॉजी इससे रिलेटेड जुड़ी हुई जो है वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. सो वील गो फॉर इट फर्स्ट, है ना.
तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक टर्म होता है विच इज कॉल्ड एज ए सिस्टम। नो व्हाट इज अ सिस्टम? सिस्टम किसको बोलेंगे? सिस्टम मतलब वो कंटेनर हो गया जिसके अंदर हम डिजायर्ड कन्वर्जन जो है वो करने वाले हैं। इट मे बी योर टेस्ट ट्यूब, इट मे बी अ बीकर, इट मे बी ए कोनिकल फ्लास्क, इट मे बी ए बिग सिलेंडर, इट मे बी बिग टैंक, वॉट एवर इट मे बी। आप घर में खाना बना रहे हो तो करची आप जो कढ़ाई है दैट इज ऑल्सो ए सिस्टम वेर यू आर वर्किंग, मतलब जिसके अंदर आपने अपने कंपोनेंट्स डाले हैं, दैट इज योर सिस्टम। एंड व्हाट इज सराउंडिंग दैट? उसके अलावा, उस सिस्टम के अलावा जिसके अंदर आप केमिकल चेंजेस कर रहे हो, उसके अलावा जो कुछ भी बचता है आसपास में, एवरीथिंग, होल यूनिवर्स इज द सराउंडिंग, सब कुछ सराउंडिंग में आ जाता है ना। तो टेस्ट ट्यूब में आप अगर कोई केमिकल चेंजेस कर रहे हो, आप एक एसिड बेस रिएक्शन कर रहे हो, तो टेस्ट ट्यूब के अलावा आसपास में जो भी आपका लेबोरेटरी है, सराउंडिंग केमिकल्स है, वॉट एवर इट मे बी, एवरीथिंग, एयर है, एवरीथिंग इज योर सराउंडिंग। दो चीज़ें हैं बेसिकली, सिस्टम एंड सराउंडिंग, है ना। हम लोग काम किस पे करते हैं? सिस्टम पे करते हैं। और उसका इम्पैक्ट जो होता है, अभी हम लोग क्योंकि बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स की, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हीट चेंजेस। तो डेफिनेटली हीट विल बी एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब कहाँ से होगी भैया? सिस्टम कहाँ से लाएगा हीट? तो सराउंडिंग से लाएगा। अगर उसने हीट इवॉल्व की है तो कहाँ इवॉल्व करेगा? सराउंडिंग में करेगा। मतलब ये क्या है? दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, है ना। सिस्टम और सराउंडिंग, ये दोनों जो बातें हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। या तो हीट आप मतलब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट विल बी गिवन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, और अगर वो एंडोथर्मिक है देन व्हाट विल बी डन? द हीट विल बी टेकन अप फ्रॉम द सराउंडिंग इन द सिस्टम। ठीक, अब सिस्टम के भी अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं। सिस्टम में इन्होंने 3 टाइप बताए, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम बोला मीन्स व्हाट? एवरीथिंग इज अलाउड। भैया दरवाजा खुला है, आओ जाओ घर तुम्हारा। अब उसके अंदर आप अपने कंपोनेंट्स भी एक्सचेंज कर सकते हैं, एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकते हैं। 2 ही कंपोनेंट्स हैं, 2 ही चीज़ों की बात करेंगे, आइदर द मैटर और द हीट। तो ओपन सिस्टम मतलब टेस्ट ट्यूब जो है आपका, दैट इज ओपन सिस्टम, क्योंकि आप उस पर कॉर्क तो लगा नहीं रहे हो। कॉर्क नहीं लगा रहे हो मतलब अगर मान लो अगर कोई कार्बोनेट सॉल्ट को आपने एसिड डाल दिया, व्हाट विल हैपन? द कार्बन डाइऑक्साइड विल इवॉल्व। वो इवॉल्व हो तो कहाँ गया? इट हैज बीन ट्रांसफर टू द सराउंडिंग। मैटर आपने क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया विद सराउंडिंग। तो क्या हो गया ये? ओपन सिस्टम, वेर यू हैव ट्रांसफर द मैटर एज वेल एज हीट। हीट अगर कोई एक्सचेंज है जो भी है उसे एब्जॉर्ब करनी पड़ी तो बाहर से ली है उसने, अगर वो इमिट कर रहा है तो सराउंडिंग को दी है ना। सो दैट टाइप ऑफ सिस्टम वेयर वी कैन एक्सचेंज द मैटर एज वेल एज हीट, दैट इज कॉल्ड एज ए ओपन सिस्टम। देन क्लोज सिस्टम में क्या हो जाएगा? वी कैन एक्सचेंज द हीट। हीट तो ट्रांसफर कर सकते हैं बट वी कैन नॉट ट्रांसफर दी मैटर। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? ढक्कन लगाना पड़ेगा। ओके, तो लीड अगर किसी सिस्टम में लगी हुई है, क्लोज कंटेनर है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए क्लोज सिस्टम वेयर वी कैन एक्सचेंज द हीट बट वी कैन नॉट एक्सचेंज द मैटर। मैटर को हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। दैट सिस्टम वुड बी कॉल्ड एज ए क्लोज सिस्टम। इसके बाद में आता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड, आइसोलेट करना यानी क्या करना? अलग करना, मतलब पूरी दुनियादारी से अलग हो गया। तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें? उसका जो हीट एक्सचेंज जो हम क्लोज सिस्टम में चला रहे हैं उसे भी बंद करना पड़ेगा। हाउ टू डू दैट? क्या करेंगे उसको आइसोलेट करने के लिए? एवर यू हैव सीन थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क में क्या करते हैं? उसका जो इंसुलेशन किया जाता है साइड बाय, है ना, एयर का इंसुलेशन होता है, समटाइम्स अदर इंसुलेटिंग मतलब क्या बोलते हैं उसको, एस्बेस्टॉस की अंदर से कोटिंग होती है। समटाइम्स कंटेनर्स में डबल वॉल्ड कंटेनर्स होते हैं, समटाइम्स एयर इज ए ग्लास कंटेनर। पुराने जो थर्मस फ्लास्क आते थे उसके अंदर का कंटेनर ग्लास का होता था और बाहर या तो प्लास्टिक का या अदरवाइज स्टील का ऐसा कोई कंटेनर होता था, और बीच में क्या होती थी? एयर। सो एयर वॉज द थिंग विच वॉज एक्टिंग एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल। मतलब हमें क्या करना है? कुल मिला के इस तरीके से इंसुलेशन करना है। कॉर्क लगा दिया मतलब आपने मैटर तो बंद कर दिया जाना आना। अब बचा आपका हीट, तो आपने उसको क्या कर दिया? इंसुलेट करके। नाउ यू हैव स्टॉप द एक्सचेंज ऑफ हीट एज वेल। ना सिस्टम अंदर हीट ले सकता है, ना अंदर की हीट बाहर दे सकता है। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। तो 3 टाइप के सिस्टम हमने देखे, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। एक सिस्टम और सराउंडिंग क्या था? सिस्टम मीन्स जिसके अंदर हम लोग केमिकल फिजिकल चेंजेस व्हाट एवर यू वांट टू डू दैट वी आर गोइंग टू डू, दैट कंटेनर वुड बी कॉल्ड एज योर सिस्टम। Except the system, everything else is your surrounding. Okay.
देन इसके बाद में अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज जो होती हैं सब्सटेंसेस की, उसके दो हिस्से इन्होंने किए हैं. दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज एंड एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, है ना. अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज क्या होगी? ये ऐसी प्रॉपर्टीज है जो उसके मैटर के अंदर की, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सब्सटेंस. आपने कितनी क्वांटिटी ली है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना. सिर्फ उसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टीज है, उसका खुद का जो अपना बिहेवियर है, बेस्ड ऑन दैट दोज प्रॉपर्टीज आर कैलकुलेटेड, दे आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज. फिर एक्सट्रिंसिक क्या हो गई? विच डिपेंड अपॉन मास, जो मास पर डिपेंड करेंगी. मास पर डिपेंड करने वाली क्वांटिटीज कौन सी होती है भाई? सबसे पहले इंट्रिंसिक की बात करें. इंट्रिंसिक वाली प्रॉपर्टीज कौन सी हो जाएगी? उसकी इंटरनल एनर्जी जो है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, ये चीजें क्या हो जाएगी? उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वो उस मैटर की अपनी प्रॉपर्टी है. इट हैज नॉट बीन टेकन अप, मतलब अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल सपोज कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल है आपके पास में, 1 ग्राम सैंपल भी होगा तो गिवन टेम्परेचर गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर तो उसके जो पार्टिकल्स का जो स्पीड है वो एज इट इज रहेगा, वो तो चेंज होने वाला नहीं है. उनकी जो इंटरनल एनर्जी वो एज इट इज है ना. लेकिन उसका जो ये है, मतलब मास पे फर्क पड़ेगा क्या? कि मान लो 10 मॉलिक्यूल लिए तो स्पीड इतनी है, अगर हमने 10 ग्राम ले लिया तो इतनी हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होने वाला है. इट विल रिमेन सेम फॉर ऑल द क्वांटिटीज irrespective of the quantity. Those properties which can be calculated or which can be determined, they are called as intrinsic properties. Extrinsic कौन सी हो गई? जो उसके मास पर डिपेंड करती है. मान लो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम डेफिनेटली इनडायरेक्टली डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन दी मास. भाई जिसका जितना वॉल्यूम है, मतलब मान लो मास है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर मान लो 1 ग्राम आपने कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो जो उसका कंपैरेटिवली अपने, इफ यू रिमेंबर क्लास 10 के अंदर अपने 1 मोल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि 1 मोल में यानी 22.4 लीटर ऑफ द गैस, है ना. तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी इक्वल्स टू 22.4 लीटर. तो हाइड्रोजन का अगर आपने 2 ग्राम का सैंपल लिया है तो इट विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर. लेकिन अगर आपने वैल्यू बढ़ा दी उसकी, दैट मीन्स अगर आपने 4 ग्राम का सैंपल ले लिया तो क्या हो जाएगा? द वॉल्यूम विल ऑल्सो डबल फॉर द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस. कंडीशंस आर अप्लाइड. वहाँ पे हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम, ये मतलब टेम्परेचर, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमने गैस इक्वेशंस को रेट किए थे. ये सारी क्वांटिटीज कैसी हैं? दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड करने वाली चीज़ें हैं. मतलब वॉल्यूम भी प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर भी डिपेंड करेगा, मास तो है ही से उसका, लेकिन फॉर द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस आप अगर मास चेंज करोगे तो क्या होगा कि उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा. मतलब वॉल्यूम क्या हो गया आपका? एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी. ओके, तो ये चीज़ हो गई. इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको निकालना है, हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का? वेट अपॉन मोलार मास. अगर एटम का निकाल रहे हैं तो एटॉमिक मास हो जाएगा, आयंस निकालेंगे तो आयनिक मास हो जाएगा. दैट मीन्स अगेन इनडायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द मास. मास की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज ऑल्सो एन एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी. ओके, तो ये चीज़ हो गई. देन व्हाट नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ द सिस्टम. अब स्टेट क्या होता है? A system is said to be in a particular state when the given quantities, मतलब जो भी measurable quantities है, they become stable for a fixed mass. ये तो याद ही रखना है हमेशा. हम लोग जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, whenever we talk about any concept, चाहे वो फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो, whatever you do, एक सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने लिया है, मतलब आपको जो इनिशियल क्वांटिटीज आपने जो मैटर की ली है, सब्सटेंस की ली है, दैट विल बी फिक्स. उस पर्टिकुलर फिक्स क्वांटिटी के ऊपर ही हम सारा डिस्कशन करते हैं. अगर आपने क्वांटिटी चेंज कर दी तो बाकी सारी चीज़ें फिर अपने आप ही बदल जाएंगी, है ना. तो हम लोग किसकी बात करेंगे कि स्टेट किसे कहेंगे कि उसको डिफाइन करना पड़ता है. स्टेट इज टू बी डिफाइंड. कब डिफाइन करेंगे? कि जब उसकी मेजरेबल क्वांटिटीज एट स्टेबल हो जाए, सारी की सारी, प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए. कॉन्सेंट्रेशन तो हम कांस्टेंट लेने ही वाले हैं. सो इफ ऑल दिस क्वांटिटीज बिकम कांस्टेंट, देन वो हमने क्या किया? हमने ये सारी क्वांटिटीज बता करके हमने सिस्टम की स्टेट को डिफाइन किया. हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, नाउ दिस इज द स्टेट ऑफ द पर्टिकुलर गैस. ऐसा नहीं होता है. वो स्टेट डिफाइन करना पड़ता है. और डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो ये मेजरेबल क्वांटिटीज है, इनकी वैल्यूज हमें देनी पड़ती है. देन वी डिफाइन दैट स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, है ना. है ना. स्टेट वेरिएबल्स किसको बोलेंगे? जो कंडीशंस के साथ में बदलते चले जाएंगे, दे विल बी स्टेट वेरिएबल्स. और स्टेट कांस्टेंट मतलब कुछ भी, मतलब कंडीशन चेंज करने पर, जैसे कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने एक बार
शुरू में जो भी ले लिया वो लेने के बाद में वो बदलने वाला नहीं है, दैट विल बी कॉल्ड एज ए स्टेट कांस्टेंट। स्टेट वेरिएबल में क्या होता है, ये वो क्वांटिटीज है विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन, सॉरी फाइनल कंसंट्रेशन नहीं कहेंगे, फाइनल स्टेट। लाइक सपोज टेम्परेचर चेंज आपको निकालना है, आपने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है, यू आर मेल्टिंग आइस सपोज, है ना, एक फिजिकल चेंज है सिंपल सा। अगर आपने मेल्टिंग ऑफ आइस स्टार्ट किया है तो इन द बिगिनिंग आप क्या करेंगे, जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे यू विल मेजर द टेम्परेचर and what will happen as the whole sample whatever you do have with you it has been molten into the liquid state, तो आप फिर से उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे ना, या फिर जिस भी कंडीशन तक आपको लाना है वहाँ तक लाकर आप उसका टेम्परेचर मेजर करोगे। देन अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज, व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे हम लोग, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर विल गिव यू द चेंज इन द टेम्परेचर। अब मान लो इस बीच में आपने जो बर्फ लिया था सैंपल का, जितना भी आइस सैंपल आपने लिया, आपने उसको पिघालने के लिए रखा, फिर कुछ देर बाद कुछ हो गया, फिर से आपने उसको फ्रिज में डाल दिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर निकाला, तो ये क्या हो गया, ये आपका पाथ हो गया। यू हैव अगेन रिड्यूस द टेम्परेचर, अगेन इंक्रीज द टेम्परेचर, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेट वेरिएबल वो चीज़ होती है जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशंस को देख करके बताई जाती है। मतलब चेंज इन टेम्परेचर, हमने बीच में कितनी बार उसको फ्रीजर में फिर से डाला, कितनी बार ठंडा किया, कितनी बार बाहर निकाला, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वी आर जस्ट इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज व्हेन दैट आइस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। तो दैट डेल टी बोलते हैं उसको, चेंज इन टेम्परेचर दैट डिपेंड्स अपॉन फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। केवल फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर। अगर चेंज इन वॉल्यूम निकालना है आपको तो आप क्या करोगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब बीच में आपने वॉल्यूम के साथ क्या किया, कितनी बार बढ़ाया, कितनी बार कम किया, कितना बढ़ाया, कितनी बार कम किया, ये पता नहीं है। लेकिन आपको अगर किसी ने बोला कि 10 बजे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करो, 10:30 बजे मुझे वैल्यूज चाहिए, तो आप क्या करोगे, बीच में की हुई चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है इस आधे घंटे के अंदर, लेकिन 10 बजे क्या कंडीशन थी और 10:30 बजे क्या थी। सो दैट डिफरेंस जो देने वाली क्वांटिटीज होती हैं दे आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल्स। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, जब कोई भी चीज़ स्टेबल हो जाए तो दैट इज सेड टू बी इन ए इक्विलिब्रियम। अब इसमें अलग अलग टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है ना। थर्मल इक्विलिब्रियम बोला मतलब हीट, टेम्परेचर स्टेबल हो जाए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए फॉर द गिवन सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, आपने 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, लेकिन आपका टेम्परेचर वेरिएशन, उस सिस्टम का जो टेम्परेचर है इट्स नॉट चेंजिंग, तो उस सिचुएशन में क्या हो गया, वो थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। केमिकल इक्विलिब्रियम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज। वो किसके लिए पॉसिबल है, ओनली एंड ओनली फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्योंकि भैया अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो क्या होने वाला है, सपोज यू स्टार्ट विथ कंपोनेंट्स ए एंड बी, आपने स्टार्ट किया, slowly what will happen, they will react with each other to form any products like C and D, but as the time will go on the concentration of A and B will go on reducing। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते जाएंगे A और B का कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। What about C and D? It will go on increasing, वो धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। अब अगर ये चीज़ चेंज हो रही है तो आप कितनी भी बार उसका एक्सपेरिमेंट का अलग अलग डाटा निकालोगे तो आपको क्या आएगा, कंसंट्रेशन बदलते चले जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम तो अटेंड ही नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ और सिर्फ तब अटेंड होता है जब वो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो रिवर्सिबल होगी तो क्या होगा कि इनिशियली इट टेक्स ए टाइम, इक्विलिब्रियम अटेंड होने में थोड़ा टाइम भी लगता है। एज यू बिगिन द रिएक्शन डेफिनेटली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी एट देयर पीक। जो भी आपने क्वांटिटीज ली 1 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम वट एवर यू हैव टेकन, वो क्वांटिटी हाईएस्ट क्वांटिटी प्रोडक्ट की क्वांटिटी 0। बट एज स्लोली द रिएक्शन विल प्रोसीड, व्हाट विल हैपन, the concentration of the reactant will go on decreasing, concentration of the product will go on increasing। but as a particular reaction is reversible, क्या होगा, वापस से प्रोडक्ट क्या करेंगे, रिएक्टेंट बनाना स्टार्ट करेंगे, and slowly a stage will be arise where the concentration of the reactants as well as product become stable। जैसे सपोज 1 मोल ऑफ A and B जब C और D में कन्वर्ट हो रहे हैं at the same fraction of time, some 1 मोल ऑफ C and D are getting converted into A and B। तो वो कन्वर्जन तो हो रहा है, both the reactions are going on, फॉरवर्ड रिएक्शन भी चल रही है, बैकवर्ड रिएक्शन भी चल रही है, लेकिन अगर आप सैंपल्स निकाल रहे हो उसमें से, उस कंटेनर में से, उस सिस्टम में से, तो आपको कंसंट्रेशन में वेरिएशन ही नहीं दिख रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ A is stable, कंसंट्रेशन ऑफ B is stable, C D
व्हाटएवर कंपोनेंट्स आर देयर, सबका कंसंट्रेशन क्या हो गया, स्टेबल हो गया. दैट इज व्हाट कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना. इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, देयर इज नो मैकेनिकल चेंज. मैकेनिकल चेंज, मैकेनिकल क्या रेफरेंस है, लाइक प्रेशर जो होता है, प्रेशर एक्सर्शन वगैरह जो है, ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो ये पूरे सिस्टम के विद इन द सिस्टम वाली बात हो गई कि एक पार्ट ऑफ सिस्टम जो है, वन पार्ट ऑफ द सिस्टम, उसका इम्पैक्ट दूसरे पार्ट में नहीं होना चाहिए. व्हेन दिस सिचुएशन, दैट मीन्स द प्रेशर थ्रू आउट द कंटेनर रिमेन्स कांस्टेंट. ऐसी वाली जब कंडीशन आ जाए, कंसंट्रेशन थ्रू आउट द कंटेनर बिकम कांस्टेंट. जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें अपन की, एक सॉलिड कंपोनेंट लिया आपने, ए और बी कंपोनेंट में एक कंपोनेंट आपका सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, आपने मिक्स कर दिया, यू हैव नॉट स्टर्ड इट. व्हाट विल हैपन, जो सॉलिड है मान लो इट इज हेवियर, वो सेटल हो गया अंदर कंटेनर में नीचे, इट विल रिएक्ट बट इट विल रिएक्ट स्लोली. उसका कंसंट्रेशन इवन है क्या, नहीं है, पूरे सिस्टम में वो इवन नहीं है. एट द बॉटम ऑफ दैट कंटेनर द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉलिड मटेरियल विल बी मोर, और ऊपर जाते जाएंगे हम लोग उस कंटेनर के अंदर, उस सिस्टम के अंदर, तो क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, मतलब वो अनइवन हो गया. बट द सिचुएशन वेयर, और उसका जो इम्पैक्ट है कंपोनेंट बी पर, वो भी अनइवन होगा. उसके जो वेरी नेबरिंग कंडीशन में, नेबरिंग सराउंडिंग के अंदर जो कंपोनेंट बी होंगे, उन पर उसका जो इफेक्ट होगा, वो द अदर एंड में जो बी कंपोनेंट होंगे उन पर तो नहीं होगा. मतलब क्या हो गया कि अनइवन इम्पैक्ट हो गया. लेकिन जब सारे कंसंट्रेशन और प्रेशर वाली जो कंडीशंस है पूरे सिस्टम में एक जैसी हो जाए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, है ना. तो हमने 3 इक्विलिब्रियम देखे, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. इसके बाद में अपना नया जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज अबाउट द प्रोसेस की. अलग अलग हम लोग जो प्रोसेस चलाते हैं, डू यू रिमेंबर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये अपन ने पढ़े हैं क्लास, छोटी क्लास के अंदर. इवन इन द प्रीवियस लेसन ऑल्सो वी हैव डेल्ट विद गैस इक्वेशन वाले में अपन ने उसमें हमें करेक्शन भी करना सीखे हैं. सो बॉयल्स लॉ किस पर डिपेंड करता है, बॉयल्स लॉ टॉक्स अबाउट द प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन. प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन को रेट करता है बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना. हमने क्या कंडीशन कर दी, एक स्टेबलाइज कर दिया, तभी हम दो क्वांटिटीज को हम कंपेयर कर पा रहे हैं. वैसे ही अपन ने चार्ल्स लॉ में क्या किया है, वी हैव कंपेयर्ड वॉल्यूम विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. प्रेशर पे हमने उसको कांस्टेंट प्रेशर रख दिया. तो ये जो कंडीशंस होती हैं उनको पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं. when the temperature is kept constant, that is called as isothermal. iso means same, thermal means related to heat, है ना. वैसे अगर isobaric बोला, isobar means related to pressure. so isobaric conditions क्या हो गई, where the pressure is kept constant throughout the experiment. पूरे experiment में जब आपका pressure constant होगा तो that will be called as isobaric condition. We are not talking about temperature, we are talking about the heat exchange. बाहर सराउंडिंग से उसका जो हीट एक्सचेंज है वो अगर वैरी कर जाए, मतलब सॉरी सेम कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो एट दैट टाइम इट विल बी कॉल्ड एज ए adiabatic condition. There is no exchange of heat, that means no change. del q, q इसको हीट को सिंबलाइजेशन किया जाता है q. सो del q इज इक्वल्स टू 0 जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा कि इट इज एडियाबैटिक कंडीशन. आइसोबारिक किसको बोला अपन ने, प्रेशर कांस्टेंट, मतलब डेल पी इक्वल्स टू 0. आइसोकोरिक मतलब डेल वी इज इक्वल्स टू 0. आइसोथर्मल मीन्स व्हाट, डेल टी इज इक्वल्स टू 0, है ना. तो ये चीज हो गई. सो वी हैव डेल्ट विथ ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स. ये बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था. एक और कंसेप्ट है लास्ट इसके अंदर, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शंस किसे कहेंगे, जिसमें both the way pathway कैसा चल रहा है, forward as well as backward, that is called as reversible. irreversible इसको बोलेंगे which follows a single path of conversion. that type of reaction would be called as the irreversible reaction. और equilibrium किस में अटेंड होता है, in reversible reaction. okay, तो ये introductory part हो गया. in next video we will discuss about the other details. thank you.